नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान मास्टर क्लास के अंदर आज हम देखेंगे दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की क्लास के अंदर दोस्तों जो 35 प्रश्न लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी शिक्षक भर्तियों के लिए। तो दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप सभी एक बार इस क्लास को अंत तक मेरे साथ देखते रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, समग्र एवं सतत मूल्यांकन की नोडल एजेंसी कौन सी है? MHRD, CBSE, NCERT, RBSE। मित्रों यहां पर बात होती है कि जो मनोविज्ञान मास्टर क्लास में हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हर एक टॉपिक का, जो भी मनोविज्ञान के टॉपिक बनते हैं छोटे से लेके बड़ा टॉपिक है, हर एक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं। इनके हर एक टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो मनोविज्ञान मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों सही आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 2 यहां पे CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, समग्र व सतत मूल्यांकन को कब लागू किया गया? 2009 में, 2011 में, 2015 में या 2016 में? समग्र व सतत मूल्यांकन को कब लागू किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? 2009 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समग्र व सतत मूल्यांकन में समग्र का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होता है दोस्तों? निरंतरता, नियमितता, क्रमबद्धता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण, ये सभी के सभी है ना दोस्तों समग्र के अर्थ हैं। सभी के सभी जो तीनों ऑप्शनों के अंदर आपको जो शब्द दिए गए हैं वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? थोरनडाइक को, स्किनर को, पावलोव को या इन सभी को? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय दिया जाता है मित्रों, वो दिया जाता है स्किनर को। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, अंक गणित में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसे जाता है? GT बुशवेल को, लेनार्ड जोन को, 1 व 2 दोनों को या स्किनर को? अंक गणित में निदानात्मक परीक्षण लाने का श्रेय है ना मित्रों इन दोनों को, GT बुशवेल व लेनार्ड जोन को जाता है। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दोस्तों, समग्र व सतत मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली को कब अपनाया गया? 20 सितंबर 2009 को, 29 सितंबर 2009 को, 6 अक्टूबर 2009 को या 10 अक्टूबर 2010 को? कब अपनाया गया था? 29 सितंबर 2009 को। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण है, कौन से हैं दोस्तों? यहां पे मित्रों यहां पे देखिए, यहां पे रिक्त स्थान है, प्रश्न में नहीं छोड़ा गया लेकिन यहां पे रिक्त स्थान है। प्रणालियों के रिक्त स्थान कुछ उदाहरण है, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, अल्फ्रेड बीने का एक तत्व सिद्धांत या थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत? किसके द्वारा? अल्फ्रेड बीने का एक तत्व का सिद्धांत के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है, किस पर बल देता है दोस्तों? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बच्चे के व्यवहार को सतत अवलोकन करने पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये किस पर बल देता है दोस्तों? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में असत्य है दोस्तों? देखिए, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रविधियां हैं। असत्य कथन कौन सा है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए? 3 नंबर ऑप्शन, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, मूल्यांकन को, ऑप्शन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन को कब करना चाहिए? मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का? बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। ये तीनों के तीनों है ना जो मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन होता है, प्रयुक्त मूल्यांकन है, वह कौन सा है? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन प्रयुक्त होता है वो है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, आपका देखिए स्क्रीन पे है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है दोस्तों। इसको क्या कह रहा है? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? देखिए, पहला है सही कारण कौन से हैं मूल्यांकन के लिए, वो आपको इनमें से छांटने हैं और नीचे कूट दिया गया है उसमें से चुनना है दोस्तों। पहला है बच्चों के गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि के रूप में अलग करना एवं नाम देना। गलत है दोस्तों। 2 नंबर बी ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। सही है दोस्तों। ये दूसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। ये भी सही है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौती पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। ये भी सही है। यहां पे आपका बी, सी और डी ये 3 सही है। तो अगर हम कूट का प्रयोग करें तो कूट में देखिए आपका बी सी डी रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन केवल बी सी डी है जो सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? देखिए, पहला अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। यह नहीं हो सकता दोस्तों। एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। कौन सा? 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है दोस्तों, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य
प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? क्या तात्पर्य होता है? अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट, विद्यार्थी की संवृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। सही कौन सा रहेगा? व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है विद्यार्थी की संवृद्धि में शैक्षणिक व शैक्षणिक है आयामों उनका मूल्यांकन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आकलन के बारे में सही कथन देखना है। देखिए पहला कथन, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। पहला ही कथन आपका सही है दोस्तों यहाँ पे, तो यही आपका ऑप्शन 1 है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अधिगम के आकलन को उजागर कौन सा कथन है जो कर रहा है यहाँ पे? देखिए पहला, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अधिगम के आकलन को उजागर करता है आपका पहला ही कथन यहाँ पे मित्रों सही रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि कौन सी है? देखिए, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से जो एक है वो है आपका 4 नंबर ऑप्शन वाला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए क्या है? पक्षपाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कहां पर? बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कब कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक कक्षा कक्ष में स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा दोस्तों? देखिए, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठान अंकों के साथ सह संबंध किया जाएगा, विद्यार्थी अन्य आकलन के एकमात्र निर्धारक हो। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका नकारना। मित्रों, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक कक्षा कक्ष में स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? दोस्तों, अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को कौन सा कथन दर्शा रहा है? पहला है, आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट एवं निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है, गलत बात। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है, सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन आपका। 2 नंबर 25 क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्यों है कठिन दोस्तों? तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, सही है दोस्तों, पहला ही कथन आपका।
अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्वों का एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? कौन सा कथन है दोस्तों? देखिए, आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य। पहला है, यह एक मानकीकृत परीक्षण है। सही है, सत्य है दोस्तों। ये तो छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। यह भी सही है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। यह भी सही है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। यह गलत है दोस्तों। आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए कथन कौन सा सत्य नहीं है? 4 नंबर वाला। सही ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों? कौन सी है? आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना चाहिए। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समयावधि के भीतर करना चाहिए। दोनों के दोनों निरंतर और सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए प्रभावी है। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना व उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित है दोस्तों? देखिए, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। योगात्मक आकलन से संबंधित है 1 नंबर वाला ऑप्शन। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मित्रों, मूल्यांकन का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का? धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल लगाना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य रहेगा आपका उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहले वाला। संकलित आकलन है जो औपचारिक आकलन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। सही रहेगा योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होता है योगात्मक मूल्यांकन का? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहाँ पे मित्रों 34 का रहेगा 1 नंबर ऑप्शन सही। और चलते हैं मित्रों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बता दें सभी साथी कैसे लगे आज के क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार केंद्रित करता है,
विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। तो कुल मिलाकर सतत और समग्र मूल्यांकन के आज हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखे दोस्तों। कैसे लगे आपको कमेंट करें। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। जो नए मेरे साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।